प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है इमाइल दुर्खिम। उनके जीवन चित्रण एवं प्रमुख कृतियों के बारे में हम यह विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे तो इमाइल दुर्खिम को समाजशास्त्र का संस्थापक पिता माना जाता है। ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के जन्मदाता थे। उन्होंने ही समाजशास्त्र को सबसे पहले फिजिक्स, सोशियोलॉजी अथवा सामाजिक भौतिकी अथवा समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग इसी नाम से पुस्तक की रचना की। स्पेंसर ने भी समाजशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार काम्टे एवं स्पेंसर समाजशास्त्र के जनक एवं पथ प्रदर्शक थे, किंतु समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में इमाइल दुर्खिम का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वैसे समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शकों में एलेक्स इंकल्स ने बताया कि ऑगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर, इन चारों ने समाजशास्त्र को संस्थापक पिता कहा जाता है। फ्रांस में सामाजिक विचारकों में दुर्खिम को काम्टे का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि दुर्खिम ने काम्टे के बहुत से विचार ग्रहण किए थे। काम्टे ने जिस विषय की नींव रखी, दुर्खिम ने उसे वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया और समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग पर बल दिया। दुर्खिम जिस प्रकार समाजशास्त्री जगत में आए, उस समय समाजशास्त्र अपनी बाल्यावस्था में था। उस समय समाजशास्त्र के पास न तो कोई व्यवस्थित विषय वस्तु थी और न कोई ठोस अध्ययन पद्धति। दुर्खिम ने ही समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति एवं व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान की। आपने समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। दुर्खिम गैब्रियल टार्डे के समकालीन विद्वानों में से थे। टार्डे ने सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में जो विचार व्यक्त किए, वे सामाजिक मनोविज्ञान में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जाते हैं। दुर्खिम ने भी सामाजिक अंतःक्रिया का गहराई से अध्ययन एवं विवेचन किया और इसी आधार पर महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय चिंतन निष्कर्ष प्रस्तुत किया। दुर्खिम प्रत्यक्षवाद एवं विज्ञानवाद में विश्वास करते थे, अतः उन्होंने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन में भौतिक विज्ञानों की विधियों को अपनाने पर जोर दिया। आपने भौतिक विज्ञानों की भांति ही सामाजिक घटनाओं के अवलोकन, वर्गीकरण एवं परीक्षण पर बल दिया। आपका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन भी प्रयोगों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि मूल्यों के आधार पर। सामाजिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति अपनाई जानी चाहिए। इस बात को सर्वप्रथम सेंट साइमन ने कहा था और दुर्खिम ने इसका अनुसरण किया। दुर्खिम ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु के निर्धारण और उसकी अध्ययन पद्धति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने समाजशास्त्र को जो अवधारणात्मक और संस्थात्मक क्लेवर प्रदान किया और जिस समाजशास्त्रीय पद्धति का विकास किया है, वे वर्तमान में नहीं भविष्य में भी समाजशास्त्रीय साहित्य में आधारभूत अक्षय कोश के रूप में प्रतिष्ठित और सुरक्षित रहेंगे। दुर्खिम की सैद्धांतिक प्रतिस्थापनाएं और पद्धति शास्त्रीय सूत्र सदैव अमर सूक्तियों के रूप में वर्तमान और भावी समाजशास्त्रियों का सफल मार्गदर्शन करते रहेंगे। दुर्खिम ने नैतिक तथ्यों की भी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की और सामाजिक घटनाओं के कारण और निवारण के लिए वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को ही आधार रूप में स्वीकार किया। दुर्खिम ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नैतिकता और विज्ञान का अपूर्व समन्वय प्रस्तुत किया और दुर्खिम ने समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर ही बल दिया है, वरन अपने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया।
आपने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इस नाते उनके अध्ययन का क्षेत्र व्यक्ति नहीं वर्ण समाज है। यद्यपि समाज का निर्माण व्यक्तियों से ही उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, लेकिन जिस प्रकार से कोशिकाओं के अध्ययन मात्र से संपूर्ण व्यक्ति को नहीं समझा जा सकता, उसी प्रकार से केवल व्यक्ति के अध्ययन से ही समाज को नहीं जाना जा सकता। दुर्खिम समाज को एक मानसिकता और सामाजिक चेतना मानते हैं जो व्यक्तिगत चेतना से पृथक हैं। इस सामूहिक चेतना का निर्माण अनेक व्यक्तिक चेतनाओं की पारस्परिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, इसलिए वह व्यक्तिक चेतना से परे एवं श्रेष्ठ हैं, स्वतंत्र हैं। व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रियाएं उसकी व्यक्तिक चेतना का परिणाम है, किंतु उसकी सामाजिक क्रियाएं सामूहिक चेतना से जनित, निर्देशित एवं नियंत्रित होती हैं। व्यक्तिक चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, किंतु सामाजिक चेतना का अध्ययन समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से वे सारे तथ्यों जो सामाजिक चेतना एवं जीवन के प्रतिफल हैं समाजशास्त्र के अध्ययन की श्रेणी में आते हैं। दुर्खिम इन्हें सामाजिक तथ्य मानते हैं। धर्म, श्रम विभाजन, आत्महत्या, नैतिकता, विश्वास, विवाह आदि सामाजिक तथ्य ही हैं। दुर्खिम समूहवादी विचारक भी थे, अतः वे व्यक्तिवादी सिद्धांतों से सहमत नहीं थे। समूहवादी विचारकों होने के नाते वे सामाजिक घटनाओं का कारण समूह या समाज को मानते हैं। यदि समाज में चोरी, अपराध या आत्महत्या की दरें कम या ज़्यादा होती हैं तो उसका प्रमुख कारण स्वयं समूह या समाज है। फ्रांस की सामाजिक विचारधारा में समूहवाद को जन्म देने का श्रेय ही डी बोनाल्ड और डी मेस्ट्रे को है। उनका मत था कि समूह के सदस्यों से अलग भी समूह का अस्तित्व होता है। अन्य शब्दों में, व्यक्ति से पहले ही समूह विद्यमान होता है, जो कि व्यक्ति, उसकी संस्कृति और उसके मूल्यों की रचना के लिए उत्तरदायी हैं। ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद और समूहवाद से समन्वय का प्रयत्न किया है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र में इस समन्वय को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। इस प्रकार फ्रांस में समाजशास्त्रीय चिंतन में दुर्खिम की 3 महत्वपूर्ण देन रही। नंबर 1 कि दुर्खिम ने प्रत्यक्षवाद और समूहवाद में समन्वय स्थापित किया। 2 सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए आपने वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया। 3 आपने समाजशास्त्र से संबंधित पत्रिका, पुस्तकें आदि का संपादन लेखन कर समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्ध बनाया। इसलिए ही दुर्खिम को समाजशास्त्रीय जगत का बौद्धिक देवता कहा जा सकता है। वे प्रारंभिक समाजशास्त्री चिंतन के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान, विचार और उसकी कृतियाँ उसकी व्यक्तिगत और सामूहिक परिस्थितियों की ही देन होती हैं। अतः दुर्खिम के समाजशास्त्रीय विचारों और सिद्धांतों के अध्ययन से पूर्व हमें उनकी कुछ कृतियों के बारे में, उसके कुछ जीवन के बारे में भी जान लेना चाहिए। अब दुर्खिम के जीवन चरित्र एवं कृतियाँ। फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री इमैनुएल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल नामक कस्बे में हुआ था। फ्रांस के जिस क्षेत्र में दुर्खिम का जन्म हुआ, उस क्षेत्र में फ्रांस की अनेक अन्य प्रतिभाओं ने भी जन्म लिया था। इस क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी प्रतिभाओं के मुखरित होने के में योग रहा। दुर्खिम के माता पिता यहूदी थे। फ्रांस के अन्य भागों में यहूदियों पर अनेक अत्याचार हुए, किंतु इस क्षेत्र में उनके प्रति उदारता एवं सहयोग का बर्ताव किया जाता रहा था। दुर्खिम के पूर्वज यहूदी दर्शन के ख्याति प्राप्त विद्वान रहे हैं। दुर्खिम को भी इसी का लाभ मिला और परिवार में उन्होंने यहूदी दर्शन के बारे में बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया। पारिवारिक वातावरण ने उन्हें प्रतिभाशाली एवं सुशिक्षित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान एक ईसाई शिक्षिका के संपर्क में आए, जिससे उन्होंने हिब्रू शिक्षा भी